वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के रिलेटेड जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे वो हमने उस वीडियो में पढ़े हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। ओके, आज इस वीडियो में हम सेम बुक नितिन सिंघानिया की बुक है, तो उसी बुक से सेम बुक है तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो देखेंगे इस बुक में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक इन्होंने सिर्फ एक डेफिनेशन दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अब आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी एक इज नथिंग बट इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई के पास एक टूल होता है जिससे वो मार्केट में मनी सप्लाई को बरकरार रखता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। यानी कि क्यों करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल? क्योंकि मनी सप्लाई से ही इन्फ्लेशन होती है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है, अगर कम हो गई तो उससे डिफ्लेशन हो जाता है। तो उसी चीज को बरकरार रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहां पर एक टर्म है मॉनिटरी ईजिंग। अब मॉनिटरी ईजिंग किसे कहते हैं? ये एक टर्म है, आपको याद रखना है। मॉनिटरी ईजिंग उस वक्त होती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज करता है ताकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो और थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। क्योंकि जो इन्फ्लेशन होती है ना, थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ताकि ग्रोथ हो जाए। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहां पर अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसको आल्सो सिलेक्टिव टूल्स भी कहते हैं, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। ओके, सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया यहां पर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जबानी कभी नहीं बोलने हैं आपको। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला बैंक रेट, दूसरा एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, और चौथा यहां पर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ओके, और इनमें से 2 के सब कैटेगरीज हैं। यहां पर आप देख सकते हो, एलएएफ में आता है रिपो रेट, रिजर्व रिपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, और यहां पर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में आपको पता होगा सीआरआर आता है, और दूसरा है यहां पर एसएलआर, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। और अब इन्होंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो है वो है बैंक रेट। यहां पर नंबर 1 पे बैंक रेट क्या होता है। अब दोस्तों, बैंक रेट कुछ भी नहीं होता है, ये एक रेट है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे वसूल करता है? शुरू कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, नथिंग बट। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती है। याद रखना, ये लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करती है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देगा, ओके, जब ये लोन्स देगा तो साथ में आरबीआई इसको इंटरेस्ट भी वसूलेगा। ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई किसी को लोन देगा तो इंटरेस्ट तो वापस में इसको देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट ये देता है वापस में, तो उसको कहते हैं बैंक रेट। ओके, नॉर्मली आपको पता होगा, सिर्फ आपको याद रखना है टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए बैंक रेट होती है। यहां पर लिखा है इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। नॉर्मल है, बाकी जो भी है नॉर्मल है। यहां पर ये चीज आपको याद रखना है, 0.25% अबो द रिपो रेट। बैंक रेट हमेशा और हमेशा 0.25% अबो होता है रिपो रेट से। ओके, बाकी ये चीजें आपको याद नहीं रखने हैं, ये क्योंकि ये आपको गूगल करने होंगे, जो भी लेटेस्ट आया होगा वही हिसाब से याद रखने पड़ेंगे। अब थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? ये एक बोरोइंग फैसिलिटी है जो कि बैंक्स को दी गई है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रिपर्चेज एग्रीमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। ओके, सबसे पहला यहां पर है रिपो रेट। ओके, रिपो रेट, रिपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, अब रिपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई यहां पर ऊपर जो बैंक रेट थी वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए है, अब जाके ये जो रिपो रेट है शॉर्ट टर्म के लिए।
ओके, शॉर्ट टर्म लोन्स टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ओके, अब दोस्तों यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको ये पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। देखो यहां पर अगर एक कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात कर, हम यहां पर एक कमर्शियल बैंक लेंगे सीबी। ओके, अब इसके पास जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक नोट होता है, पेपर नोट होता है, मान लो पेपर एक होता है जिसका जो वैल्यू है, सपोज करो इसका वैल्यू है 100 करोड़, 100 करोड़ इसका वैल्यू है। ओके, लेकिन है ये एक डॉक्यूमेंट पेपर। अब इस बैंक को इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ी है बहुत ही जल्दी, तो ये जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाता है ये और बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए 100 करोड़ रुपए। आरबीआई इसे बोलता है ठीक है, मैं आपको 100 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, 100 करोड़ तो दूंगा मैं आपको, लेकिन आपके पास कोई सिक्योरिटी है तो वो आप मेरे पास गिरवी रख लो, यानी कि मेरे पास रख लो। तो ये क्या करता है, ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये अपना जो ये 100 करोड़ का जो ये इसके पास डॉक्यूमेंट होता है आरबीआई के पास रखता है और साथ में बोलता है कि ये जो 100 करोड़ का ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं 7 दिन बाद फिर से खरीद लूंगा वापस, 7 दिन बाद फिर से खरीद लूंगा वापस। कौन बोलता है, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लेकिन आरबीआई बोलता है इसे ठीक है, आप खरीद सकते हो 7 दिन बाद या 8 दिन बाद या 4 दिन बाद खरीद सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको ये चीज 100 रुपए पे नहीं पड़ेगी, 100 करोड़ पे नहीं पड़ेगी। ये सेम ये जो डॉक्यूमेंट है, पेपर है, ये आपको उस वक्त 100 करोड़ प्लस कुछ जो रेट होगी, फॉर एग्जाम्पल 10%, 4%, 5%, हाँ, 110 करोड़ पे, 110 करोड़ पे पड़ेगी। सपोज करो 110 करोड़, ये भी एग्री हो जाता है, ये भी एग्री हो जाता है, तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा इसको देना पड़ता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को यही चीज वापस खरीदने के लिए, तो इसको कहते हैं रिपो रेट। ये आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना वो रिपो रेट रखेगा। तो सेम इज द केस यहां पर जो है रिपो रेट। ओके, और दोस्तों यहां पर इस टेबल में आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशंस कुछ आरबीआई की हैं, जहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि एक तो 3 साल के लिए जो रिपो रेट्स वगैरह वो भी इंट्रोड्यूस की। आमतौर पर जो नॉर्मल रिपो रेट्स होती हैं, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट जो होती है ना, ये 1 to 28 दिन के लिए होती है, 128 डेज के लिए। तो ये चीजें आपको याद, वह जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होती हैं वो 1 to 3 साल के लिए, आमतौर पर जो है 1 to 28 डेज के लिए होती है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होती है। तो ये चीजें आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, तो अगर कुछ है तो आप स्क्रीनशॉट उठा लेना। वैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, फिर उसके बाद जो है रिवर्स रिपो रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आरबीआई है, आरबीआई ये कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक के पास जो जितना भी एडिशनल मनी आता है, बहुत ही ज्यादा पैसा आता है इसके पास, उस पैसे का कुछ हिस्सा ये आरबीआई के पास रखता है। ओके, और आरबीआई उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है वहां से। तो ये है रिवर्स रिपो रेट, ये सेम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये है 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जितने भी सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो यहाँ से ये जो है एलिजिबल है, इस फंड से एलिजिबल है। अब ये है क्या, ये एक ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, जहां पर आपको 2%, जहां पर कमर्शियल बैंक को 2% का जो है, जो उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से लोन मिलेगा। यानी कि अगर एक बैंक, यहां पर एक बैंक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसके पास जो है टोटल जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, ये कुछ नहीं है, नेट एनडीएल एनडीटीएल कुछ नहीं होती है, बस सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा है, कितनी लायबिलिटीज है उसके पास, यही है। सपोज करो उसके पास 200 करोड़ है। ओके, अब इस 200 करोड़ का 2% क्या बन जाता है, वो होता है 20 लाख। ओके, ये 20 लाख जो है, ये जो कमर्शियल बैंक है तुरंत जाके आरबीआई से लोन मंगा सकता है, विद इन 1 मिनट कॉल करके उसको बोलेगा कि मुझे 2%, मेरी जो है ये एनडीटीएल 200 करोड़ है, तो आप मुझे 20 लाख रुपए मुझे अभी चाहिए, तो उस वक्त आरबीआई इसको ये फैसिलिटी देता है। ओके, बाकी ये कुछ भी नहीं है। अब यहां पर आप पढ़ सकते हो मिनिमम 1 करोड़ और इन मल्टीपल्स ऑफ दैट, ये सब चीजें तो चेंज होते जा रहे हैं।
क्योंकि ये जो रिजर्व बैंक है ये थोड़ा सा, इसको आपको पढ़ने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज होता है। ये 2020 की जो बुक है, ये अब 2 साल हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें चेंजेस होते गए होंगे। और यहाँ पर तीसरा जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाऊंगा। जब आरबीआई जो है खरीदता है, परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कोई भी सिक्योरिटी, ये खरीदता है, तो खरीदने से क्या होगा? अब खरीदने से तो इसके खरीदने से मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी। किस तरीके आ जाएगी? अगर इसने खरीदा, जो ये सिक्योरिटी होती है ना, जो अभी ये सिक्योरिटी यहाँ पे थी मार्केट में किसी बंदे के पास, अब आरबीआई ने खरीदी है। ओके, आरबीआई ने सपोज करो ये 200 करोड़ में खरीदी है। अब ये जो है ये तो एक पेपर डॉक्यूमेंट है और कुछ भी नहीं। आरबीआई ने पेपर डॉक्यूमेंट अपने पास रखा और बाजार में है 200 करोड़ मनी जो है इंक्रीज हो गई। ओके, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो सेम इज द अपोजिट केस। अगर ये अब सेल करेगा, अब तक इसके पास जो है ये जो 100 करोड़ का जो, या 200 करोड़ या 500 करोड़ का ये जो डॉक्यूमेंट है, अब ये जो है मार्केट में आएगा, इससे क्या है 500 करोड़ का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि 500 करोड़ सिर्फ मार्केट में एक डॉक्यूमेंट की हैसियत से रह गया है, उससे क्या है 500 करोड़ कम हो जाएगा मनी सप्लाई। तो ये चीजें सेम है। उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई। ये ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? ये एक इंसेंटिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये चीजें आप यहां से पढ़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन ट्विस्ट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इन द यूएसए इन 1961। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहां पर है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब दो तरह के होते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एक तो है सीआरआर, दूसरा है एसएलआर। अब यहां पर ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये क्या होता है? देखो, कैश रिजर्व रेशियो कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसा जो है, सपोज करो यहां पर कमर्शियल बैंक है, इसके पास 100 रुपया है, टोटल इसके पास 100 रुपया है। अब ये 100 रुपया भी इसका अपना नहीं होता, ये डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स की जो इसके पास लायबिलिटी होती है। 100 रुपया टोटल है इसके पास, टोटल लायबिलिटी, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसके पास 100 रुपया है। तो इस 100 रुपये में कुछ हिस्सा इसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सपोज करो अगर सीआरआर 10% है, तो यहां पर ये 10% जो है 10 रुपया जो है आरबीआई के पास रखेगा। यही होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब 100 रुपया तो नहीं होगा, अब बैंक के पास करोड़ों रुपया होते हैं, अरबों रुपया होते हैं, तो उसी के हिसाब से जो है 4% 5% इसको आरबीआई के पास रखना होता है इन कैश। यहां पर सेम है। अब आरबीआई जो है डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। आरबीआई जो है सीआरआर पे, इस कमर्शियल बैंक पे कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं देता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहां तक इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कुछ खास नहीं है, ये सीआरआर चेंज होता जा रहा है, आपको करंटली देखना है कि सीआरआर क्या है अभी। ओके, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ यहां पर मिस मत हो गया मुझे। वैसे तो मुझे लगता है ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, 2016 में यहां पर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो आया था, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व। बट एट प्रेजेंट जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर, सॉरी इंक्रीमेंटल की बात कर रहा हूं, सीआरआर तो होता है लेकिन इंक्रीमेंटल सीआरआर जो 2016 में लॉन्च किया गया था, अब वो नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसएलआर, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो एक परसेंटेज होती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की होती है, जो कि इसको अपने पास रखना पड़ता है, यानी कि इन कैश में रखना पड़ता है, गोल्ड में रखना पड़ता है, या फिर एसएलआर बेस्ड सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। ओके, यहां पर मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। सपोज करो एक बैंक के पास जो टोटल रुपी है वो है 100 रुपया। ओके, इस 100 रुपया में इसने 10 रुपया जो है कैश रिजर्व रेशियो रख दिया आरबीआई के पास। अब इसको छोड़ दो, हाँ, अब इसके पास जो नेट बचा है टोटल वो है 90 रुपीज। ओके, अब ये 90 रुपीज जो है, ये 90 रुपीज सारा का सारा बैंक लैंड नहीं कर सकता,
उधार पे नहीं दे सकता है, क्योंकि इसको जो है अब SLR मेंटेन करना है, अपने पास कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। अब अपने पास कुछ ना कुछ रखने के लिए RBI जो है बोलता है SLR रखो, SLR रखो 20%, 18% या जितना चाहे, वो RBI की मर्जी होती है। अब फॉर एग्जांपल 20% RBI ने बोला SLR, सारे के सारे बैंक जो हैं वो SLR जो है वो 20% रखेंगे। ओके, अभी फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर आया है, ये क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, कि 20% जो है SLR मेंटेन होना चाहिए। अब जिस बैंक के पास 90 रुपीज हैं, ये इसका 20% जो है अपने पास रखेगा। फॉर एग्जाम्पल 20% इसका जो है, फॉर एग्जाम्पल 25 रुपीज, ये 25 रुपीज जो है अपने पास रखेगा, अपने लॉकर में रखेगा, इन कैश रखेगा। और जो बाकी जो है, जो बचे 70 रुपीज या 60 रुपीज जितना भी है, वो ये अपने कस्टमर्स को लेंड दे सकता है, बाकी बाकी जो भी काम है वो आप उसमें लगा सकता है। ओके, अब ये 25 रुपये क्यों ये अपने पास इस तरीके से रखता है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि बैंक के पास बहुत सारे बंदे आते हैं जो उनकी सेविंग्स होती हैं बैंक में, वो अगर अचानक आ गए बैंक के पास कि हमें अपना पैसा दे दो जो कि हमें यहाँ पर है, उस वक्त बैंक को कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए अपने लॉकर्स में, ताकि उन कस्टमर्स को वो पैसा दे सके। ओके, ये है SLR और कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो SLR का लिमिट है 0 to 40%। ओके, होता है मिनिमम 0% और मैक्सिमम जो है 40% ये रख सकता है। ओके, जिस तरीके से RBI चाहे उस तरीके से वो ये रख सकता है, और अक्सर ये है 20% के आसपास घूमता रहता है। यहां पर देखो 18% था 2020 में, अब देखो आजकल तो चेंज हुआ होगा बहुत ही ज्यादा। थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है, यहाँ पर थोड़ा सा ये, इसको आप नजर मारो एक बार, ये है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR वर्सेस SLR। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट आपको समझ आया होगा। ये जो CRR है इज मेंटेन्ड एज परसेंटेज ऑफ जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, इसमें टोटल निकालते हैं। और ये जो SLR है ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है, इसका परसेंटेज। ओके, बाकी जो बचा ये जो CRR है, इस पे जो है ये जो अर्न नहीं कर सकता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अलबत्ता ये जो SLR है इसमें थोड़ा सा होता है और कुछ भी चीजें नहीं होती। और CRR इज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर ये जो CRR है इज ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म टूल ऑफ RBI। अब अगर CRR चेंज होगा तो इन्फ्लेशन पे मार्केट में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, हाँ मिलता है लेकिन थोड़ा। लेकिन SLR जो है ये एक बड़ा इंपैक्ट लाता है। अगर SLR चेंज होगा तो इंपैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में। इंपॉर्टेंट टूल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो। बाकी जो रह गया कोई तो उसको आप आराम से देखना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप याद रख लेना। मुमकिन है कि अगर आप स्क्रीनशॉट डालोगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं और ये उनका इंपैक्ट है। यहां से इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, रिड्यूस करना है तो क्या करना चाहिए। और इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है, यानी कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन अगर लानी है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। यहां पर है CRR कैश रिजर्व रेशियो, अगर रिड्यूस करना है इन्फ्लेशन तो CRR इंक्रीज करना है। शॉर्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो ये CRR है, SLR है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट और बैंक रेट, ये सभी मैं फिर से यहां पर इनको मार्क करूंगा। ये जो ये चीजें हैं, अगर हमको इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है, तो ये जो है इंक्रीज करने पड़ेंगे, ये सभी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, और अगर थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, ओके, इन्फ्लेशन करनी है, तो ये क्या करने हैं फिर, डिक्रीज, ये सभी। ओके, यही इसको याद रखना इसी तरीके से। वैसे आप माइंड में भी सोच सकते हो किस तरीके से ये इंपैक्ट ला सकता है, वो तो इजी है। बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशन का है, अगर रिड्यूस करनी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है, अगर इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहां पर बाय करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यहां पर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स एक, और दूसरा है यहां पर
रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल परस्यूशन है यहाँ पर, कंज्यूमर्स क्रेडिट रेगुलेशंस, बस फिर पॉलिसी खत्म। अब सबसे पहला ये जो मार्जिनल रिक्रूटमेंट है ये क्या होता है दोस्तों? मार्जिनल रिक्रूटमेंट दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, कोई भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, और आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल हो, ओके, आपको लोन निकालना है, आपको लोन चाहिए, आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, मुझे 10 लाख का लोन दे दो। अब बैंक आपसे क्या कहता है कि मैं आपको 10 लाख का लोन तो दूंगा, लेकिन आपको जो है कोई ना कोई अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखनी है, यानी कि कोलेटरल जिसे कहते हैं। ओके, आप क्या कहते हैं, जमीन के कागज लाते हो, इसको देते हो, जमीन के कागज, वो उनका जो वैल्यू होता है वो होता है 30 लाख रुपया या 20 लाख रुपया। अब यहां पर देखो क्या होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपको कहता है, या जो भी बैंक है ये आपको कहता है हम आपको 10 लाख का लोन तो देंगे, लेकिन आपको 20 लाख का कोई भी जो आपकी सिक्योरिटी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास गिरवी रखनी पड़ती है। और यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 लाख। और यही 10 लाख है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर यही मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज हो जाती है, सपोज करो 10 लाख के लोन के लिए हमको जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को हमको गिरवी रखनी पे, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए जब भी मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो है इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी एक टूल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा भी है इन ऑर्डर टू डिक्रीज मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, यानी कि इन्फ्लेशन कम करनी है बाजार में, तो द मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड बाय आरबीआई। सेम इज द केस, क्योंकि फिर उस वक्त कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि 10 लाख के लोन के लिए मुझे सारा घर, सारी प्रॉपर्टी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जो है गिरवी रखने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं, ये है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट्स। अब क्रेडिट सीलिंग लिमिट्स वगैरह जो आरबीआई सेट करता है, ये तो सेम ही है, बहुत ही ईजी है। और मॉरल परस्यूशन क्या है, आरबीआई क्या है, फिर जो कमर्शियल बैंक नहीं मानता है उसको अच्छी तरीके से समझाता है, अपने जो पॉलिसीज होते हैं उनको अच्छी तरीके से समझाता है कि इस तरीके से करो। अगर वो नहीं मानते हैं, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन उस कमर्शियल बैंक के खिलाफ, ये भी ईजी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अब कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या है, आपने जो देखा होगा कि सोलर आप लेते हो, वो किस तरीके से लेते हो कि बैंक जो है ऑटोमेटिकली जो है वो किस्तें पे करता है, उसके आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं वो वगैरह, वो जितने भी फैसिलिटीज होते हैं, तो उससे जो है कंज्यूमर का भी फायदा हो जाता है। तो वो सब इंस्टॉलमेंट यहाँ पर केस आया है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें इसी में आते हैं, ये सब चीजें ईजी है। अब स्क्रीनशॉट उठा लेना, आराम से समझ आएंगे, ये उतने ज्यादा टफ नहीं है। और इसके साथ ही ये टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। यहां पर एक टर्म है क्वांटिटेटिव ईजिंग, बहुत ही इजी है। इट्स अ पॉलिसी अंडर विच आरबीआई परचेज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। ये वही है जो हमने पहला पढ़ा है, वो थोड़ा सा उसका यहां पर एक इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आपको इतना याद रखना है, 2016 में ये आई थी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। और इसके बाद आपको कुछ इसके रिलेटेड नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं पूछते हैं। हाँ, ये जरूर पूछेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है कब आई थी, आपको याद रखना है 2016 में। तो ये यहां पर खत्म हो जाता है, बस इतना ही है। और कुछ मेजर एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ाता हूँ। तो ये जो बुक है बहुत ही ज्यादा वास्ट होती है, मैं जितना चाहता हूँ आपके सामने प्रेजेंट रखता हूँ। अब 20-30 मिनट में इतना ज्यादा पढ़ाना मुझे लगता है ये तो इम्पॉसिबिलिटी में आता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कम टाइम में बहुत ज्यादा आपके सामने जो है जो क्वालिटी जिसे कहते हैं वो आपके सामने रखूं। अगर मैं रियली कहूंगा तो 20 मिनट या 30 मिनट में सिर्फ जो है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स या कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो हो सकते हैं, हार्डली अगर कुछ 2-3 बस। तो यहां पर आप जितना चाहिए अब पढ़ सकते हो, यहां पर ये इसके अंडर आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद अदर रिलेवेंट एक्ट्स हैं, बस यहां से खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां से आपका जो है ये जो रोल ऑफ आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हमें दीजिए इजाजत।
थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।